फ्रेंड्स नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे कहानी चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम आज सुनेंगे उपेंद्र नाथ अस्क जी की प्रसिद्ध कहानी डाची। उपेंद्र नाथ अस्क जी मुंशी प्रेमचंद्र जी के समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में है चारा काटने की मशीन और काले साहब तथा उपहार जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ लिखकर और विभिन्न उपन्यासों के द्वारा आप हिंदी साहित्य में अमर हो गए। डाची आपकी प्रसिद्धि का आधार रही कहानियाँ हैं। तो आज हम डाची नामक कहानी सुनेंगे। तो चलते हैं कहानी पर, और कहानी पर जाने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर कहानी, नाटक और उपन्यासों की एक लंबी श्रृंखला है, जिससे आप हर पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों को यहाँ पर सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी डाची पर, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखी हुई है। काट 10-20 सिरकियों के खामों का छोटा सा गांव पी सिकंदर के मुसलमान जाट बाकर को अपने माल की ओर लालच भरी निगाहों से ताकते देखकर चौधरी नंदू वृक्ष की छांव में बैठे बैठे अपनी ऊंची घरघराती आवाज़ में ललकार उठा, रे रे अठे का करे है? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसकी 6 फुट लंबी सुगठी देह, जो वृक्ष के तने के साथ आराम कर रही थी, तन गई। बटन टूटे होने के कारण मोटी खादी के कुर्ते से उसका विशाल वक्षस्थल, उसकी बलिष्ठ भुजाएं दृष्टिगोचर हो उठी। बाकर तनिक समीप आ गया। गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाढ़ी और शराई मूछों के ऊपर गढ़ों से धसी हुई 2 आंखों में निमिष मात्र के लिए चमक पैदा हुई, और जरा मुस्कुराकर उसने कहा, डाची। डाची देख रहा था, चौधरी कैसी खूबसूरत और जवान है, देखकर आंखों की भूख मिटती है। अपने माल की प्रशंसा सुन चौधरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ। प्रसन्न होकर बोला, किसी साढ़? वह परली की तरफ से चौथी। बाकर ने संकेत से कहा, ओ कहाँ? एक वृक्ष विशेष के घने पेड़ की छाया में 8-10 ऊँट बंधे थे। उन्हीं में एक जवान सारणी अपनी सुंदर लंबी और सुडौल गर्दन बढ़ाए घने पत्तों में मुंह मार रही थी। मालगाड़ी में जहाँ दूर तक नजर जाती बड़े बड़े ऊंचे ऊँटों, सुंदर सारणियों, काली मोटी बेडौल भैंसों, सुंदर नागौरी सींग वाले बैलों और गायों के सिवा कुछ नहीं था। गधे भी थे, पर ना के बराबर, अधिकांश तो ऊँट ही थे। बहावल नगर के मरुस्थल में होने वाली माल मंडी में उनका आधिक्य था, और स्वाभाविक भी था, क्योंकि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है और रेगिस्तान का जानवर है। इस रेतीले इलाके में आम दरख्त, खेती बाड़ी और बाराबरदारी का काम उसी का होता है। पुराने समय में गाय 10-10 और बैल 15-15 रुपए में मिल जाते थे। तब भी अच्छा ऊँट 50 से कम हाथ में नहीं आता। और अब भी इस इलाके में जब नहर आ गई है, पानी की किल्लत इतनी नहीं रही। ऊँट का महत्व तो कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ ही गया है। सवारी के ऊँट 200 से 300 तक में पाए जाते हैं, और बाही तथा बराबरदारी के भी 80 से कम में नहीं आते। तनिक और आगे बढ़कर बाकर ने कहा, सच कहता हूँ चौधरी, इस जैसी सुंदर सारणी ने मुझे सारी मंडी में कहीं नहीं दिखाई दी और आकर्षित भी किया है। हर्ष से नंदू का सीना दुगना हो गया। बोला, एक ही के ही तो सगली फूतरी है हूँ, तो इसे चारा फनलूसी निराइयाँ करूँ? यह एक ही क्या, यहाँ तो सब ही सुंदर हैं। मैं इन्हें चारा और मोठ देता हूँ। धीरे से बाकर ने पूछा, इसे बेचोगे? नंदू ने कहा, ईंटें बेचने ही तो लाया हूँ। तो फिर बताओ कितने की दोगे? नंदू ने सिर से नख तक बाकर पर दृष्टि डाली और हंसते हुए बोला, तन्ने चाहिए जय का, तेरे धनी बई मोल ले सी। तुझे चाहिए या तू अपने मालिक के लिए ले रहा है? मुझे चाहिए, बाकर ने दृढ़ता से कहा। नंदू ने उपेक्षा से सिर हिलाया। इस मजदूर की ये बिसात की ऐसी सुंदरी साड़िनी मोल ले। बोला, तू की लेशी? बाकर ने जब जेब में पड़े 150 के नोट जैसे उछाल कर बाहर निकाल लिए और देने के लिए व्यग्र हो उठा। तनिक जोश के साथ उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? कोई ले, तुम्हें अपनी कीमत से गरज है तो तुम मोल बताओ। नंदू ने उस जीर्ण शीर्ण कपड़ों को घुटनों तक उठे हुए तहमद और नूह के वक्त से भी पुराने जूते को देखकर टालने के विचार से कहा, जा जा, तो इस्सी विस्सी क्या लेगा? इगो मोल तो 8 बीसी सू घाट के नहीं, जा जा।
जा जा तू कोई ऐसी वैसी साड़नी खरीद ले, इसका मूल्य तो 160 से कम नहीं। एक निमिष के लिए बाकर के थके हुए व्यथित चेहरे पर आह्लाद की रेखा झलक उठी। उसे डर था कि चौधरी कहीं ऐसा मोल न बता दे जिसे वह ले न सके, पर 150 तो उसकी जेब में थे और उसने बताए थे 160। यदि चौधरी नहीं मानता 150 पर, तो वह उधार कर देगा। मोल भाव करना तो उसे नहीं आता। झट से उसने 150 के नोट निकाले, नंदू के आगे फेंक दिया और बोला, गिन लो, इनसे अधिक मेरे पास नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी। नंदू ने अनमनस्कता से नोट गिनने आरंभ किए, पर गिनती खत्म करते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तो बाकर को टालने के लिए 160 मूल्य बताया था, नहीं तो मंडी में अच्छी से अच्छी डाची 150 से कम में ही मिल जाती है, और इसके तो 140 पाने की भी उसने कल्पना नहीं की थी। पर शीघ्र ही मन के भावों को छिपाकर और जैसे बाकर पर एहसान का बोझ लादते हुए नंदू बोला, साड़ तो मेरी 200 की है, पर जा सग्गी मोल मियाँ तन्ने दसियाँ छाड़ियाँ। साड़नी तो मेरी 200 की है, पर जा सारी कीमत में से तुझे 10 रुपये छोड़ दिए। यह कहते कहते उठकर उसने साड़नी की रस्सी बाकर के हाथ में दे दी। क्षण भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भर आया। यह साड़नी उसी के यहाँ पैदा हुई थी और पली भी थी। आज पाल पोस कर दूसरे के हाथ में सौंपते हुए उसके मन की कुछ ऐसी दशा हुई जो लड़की को ससुराल भेजते समय पिता की होती है। जरा कांपती आवाज में स्वर को तनिक नर्म करते हुए उसने कहा, आ साड़ सोरी रहेणी तो इन्हें रेहड़ में गेर दई। ये साड़नी अच्छी तरह रखी गई है, तो इसे यूं ही मिट्टी में न रोल देना, ऐसे ही जैसे ससुर दामाद से कहता हो, मेरी लड़की लाडों पली है, देखो इसे कष्ट ना देना। आह्लाद के पंख पर उड़ते हुए बाकर ने कहा, तुम जरा भी चिंता ना करो, जान देकर इसको पाल लूँगा। नंदू ने नोट अंटी में संभालते हुए जैसे सूखे हुए गले को जरा तर करने के लिए घड़े से मिट्टी का प्याला भरा। मंडी में चारों ओर धूल उड़ रही थी। शहर की माल मंडियों में भी जहाँ 20 अस्थायी नल लगे होते हैं, सारा दिन छिड़काव होता रहता है, धूल की कमी नहीं होती। फिर रेगिस्तान की मंडी तो धूल का ही साम्राज्य है। गन्ने वाले की गड़ेरियों पर, हलवाई के हलवे और जलेबियों पर और खोचे वाले के दही बड़ों पर सब जगह धूल का पूर्ण अधिकार था। घड़े का पानी डांचियों द्वारा नहर में लाया गया, पर यहाँ आते आते वह कीचड़ से गंदला हो गया। नंदू का ख्याल था कि निथरने पर पिएगा, पर गला कुछ ज़्यादा ही सूख रहा था। एक ही घूंट में प्याले को खत्म कर नंदू ने बाकर से भी पानी पीने के लिए कहा। बाकर आया था तो उसे गजब की प्यास लगी थी, पर अब उसे पानी पीने की फुर्सत नहीं। वह रात होने से पहले गांव पहुंचना चाहता था। डाची की रस्सी पकड़े धूल को चीरता सा वह चल पड़ा। बाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुंदर युवा डाची खरीदने की लालसा थी। जाति से वह कमीन था। उसके पूर्वज कुम्हारों का काम करते थे, किंतु उसके पिता ने अपना पैतृक काम छोड़ मजदूरी करना शुरू किया। उसके बाद भी इसी से अपना कुटुंब पालता रहा। वह काम अधिक करता, ये बात न थी। काम से उसने सदैव जी ही चुराया है। चुराता भी क्यों ना, जब उसकी पत्नी उससे दुगना काम करके उसके भार को बांटने और उसे आराम पहुंचाने के लिए मौजूद थी। कुटुंब भी बड़ा न था, वह, उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बच्ची। फिर किस लिए वह जी हल्कान करता। पर क्रूर और बेपीर विधाता ने उसे उसकी विस्मृति से सुख की उस नींद को जगाकर उसको अपना दायित्व समझने पर बाध्य कर दिया। उसे बता दिया कि जीवन में सुख नहीं, आराम नहीं है, दुख भी है, परिश्रम भी है। 5 वर्ष हुए उसकी वह आराम देने वाली प्यारी पत्नी सुंदर गुड़िया सी लड़की को छोड़ परलोक सिधार गई। मरते मरते अपनी सारी करुणा को अपनी फीकी और श्रीहीन आंखों में बटोर कर उसने बाकर से कहा, मेरी रजिया अब तुम्हारे हवाले है, इसे कष्ट न होने देना। इसी एक वाक्य के साथ बाकर के समस्त जीवन का काया पलट हो गया। उसकी मृत्यु के बाद वह अपनी विधवा बहन को उसके गांव से ले आया और अपने आलस्य तथा प्रमाद को छोड़कर अपनी मृत पत्नी की अंतिम अभिलाषा को पूरी करने में संलग्न हो गया। दिन रात वह काम करता, बल्कि अपनी मृत पत्नी की उस धरोहर को, अपनी उस नन्ही सी गुड़िया को भांति भांति की चीज़ें लाकर प्रसन्न करता।
जब भी वह कभी मंडी को आता तो नन्ही सी रजिया उसकी टांगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके गर्द से हटे चेहरे पर जमा कर पूछती, अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो? तो वह उसे अपनी गोद में ले लेता और कभी मिठाई कभी खिलौनों से उसकी झोली भर देता। तब रजिया उसकी गोद से उतर जाती और सहेलियों को अपने गुड्डे या मिठाई दिखाने के लिए भाग जाती। यह गुड़िया जब 8 वर्ष की हुई तो एक दिन मचल कर अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा हम तो डांची लेंगे, अब्बा हम डांची लेंगे, हमें डांची ला दो। भोली भाली निरीह बालिका, उसे क्या मालूम कि वह एक विपन्न साधारण मजदूर की बेटी है जिसके पास साधनों का भी अभाव है, जिसके लिए डांची खरीदना तो दूर रहा, डांची की कल्पना भी पाप है। रूखी हंसी हंसकर बाकर ने उसे अपनी गोद में लिया, बोला, रज्जू तू तो खुद डांची है। पर रजिया न मानी। उस दिन मशीर माल अपनी साड़िनी पर चढ़कर मजदूर लेने के लिए अपनी इसी काट में आए थे। तब रजिया के नन्हे मन में डांची पर सवार होने की प्रबल आकांक्षा पैदा हो उठी और उसी दिन से बाकर की रही से यह कर्मण्यता भी दूर हो गई। उसने रजिया को टाल तो दिया, पर मन ही मन उसने प्रतिज्ञा की कि वह अवश्य ही रजिया के लिए सुंदर सी डांची मोल लेगा। उसी इलाके में जहाँ उसकी आय औसत साल भर में 3 आने रोजाना की न थी, अब 8 आने की हो गई। दूर दूर के गांव में अब मजदूरी करता वह, कटाई के दिनों में दिन रात काम करता, फसल काटता, दाने निकालता, खलिहानों में अनाज भरता, नीरा डालकर भूसे से कूप बनाता, बिजाई के दिनों में हल चलाता, क्यारियां बनाता, बिजाई करता। उन्हीं दिनों उसे 5 आने से लेकर 8 आने रोजाना तक मजदूरी मिलती। जब कोई काम न होता तो प्रातः उठकर 8 कोस की मंजिल मारकर मंडी पहुंच जाता, 8-10 आने की मजदूरी करके ही घर लौटता। उन दिनों वह रोज 6 आने बचाता था। इस नियम से उसने किसी तरह ढील नहीं होने दी। जैसे जैसे उन्माद हो गया उसको, बहन कहती, बाकर अब तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो, पहले तो तुमने कभी ऐसी जी तोड़ मेहनत नहीं की। बाकर हंसता और कहता, तुम चाहती हो मैं आयु भर निठल्ला बना रहूं? बहन कहती, निकम्मे बैठने को तो मैं नहीं कहती, पर सेहत गंवाकर रुपया जमा करने की भी सलाह मैं नहीं दे सकती। ऐसे अवसर पर सदैव बाकर के सामने उसकी मृत पत्नी का चित्र खिंच जाता। उसकी अंतिम अभिलाषा उसके कानों में गूंज जाती। वह आंगन में खेलती हुई रजिया पर एक स्नेह भरी दृष्टि डालता और विषाद से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता। आज 1.5 वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद अपनी चिर संचित अभिलाषा वह पूरी कर सका। उसके एक हाथ में साड़िनी की रस्सी थी और नहर के किनारे किनारे वह चला जा रहा था। सांझ की बेला थी, पश्चिम की ओर डूबते सूरज की किरणें धरती को सोने का अंतिम दान कर रही थी। बाकर ने जैसे स्वप्न से जागते हुए पश्चिम की ओर अस्त होते अंशुमाली की ओर देखा। सामने की ओर शून्य में नजर दौड़ाई। उसका गांव अभी बड़ी दूर था। पीछे की ओर हर्ष से देखकर और मौन रूप से चली आ रही साड़िनी को प्यार से पुचकार कर वह और भी तेजी से चलने लगा। उसे डर था कि कहीं रजिया सो न जाए। मशीर माल की काट नजर आने लगी। यहाँ से उसका गांव समीप ही था। यहाँ से कोई 2 कोस। बाकर की चाल धीमी हो गई और इसी के साथ ही कल्पना की देवी अपनी रंग बिरंगी तूलिका से उसके मस्तक में चित्रपट की तरह 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 की तस्वीरें बनाने लगी। बाकर ने देखा उसके घर पहुंचते ही नन्ही रजिया आह्लाद से नाचकर उसकी टांगों से लिपट गई और फिर डांची को देखकर बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से और उल्लास से फैलाती हुई नाचने लगी। उसने देखा वह रजिया को आगे बिठाए सरकारी खाले यानी नहर के किनारे किनारे डांची पर भागा जा रहा है। शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कभी कोई पहाड़ी कौवा अपने पंख फैलाता और मोटी आवाज़ में 1-2 बार काँव काँव करके ऊपर से उड़ जाता। रजिया की खुशी का कोई पारावार नहीं, वह जैसे हवाई जहाज में उड़ रही हो। नन्ही रजिया मानो भौचक्की है, हैरान है और आश्चर्यान्वित सी चारों ओर से इन बड़े बड़े ढेरों, अनगिनत काछड़ों और हैरान कर देने वाली चीज़ों को देख रही थी। बाकर सहलाद उसे सबकी कैफियत दे रहा था। एक दुकान पर ग्रामोफोन बजता है। बाकर रजिया को वहाँ ले जाता है। लकड़ी के इस डिब्बे में किस तरह से गाना निकल रहा है, कौन इसमें छिपकर गा रहा है, ये सब बातें उसकी रजिया को समझ में नहीं आती। इसको जानने की जिज्ञासा उसकी आंखों में है। वह उसकी आंखों से जिज्ञासा टपक पड़ रही है। वह अपनी कल्पना के मस्त में काट से गुजरा तो सहसा कुछ विचार आ गया और काट में दाखिल हो गया। मशीर माल की काट भी कोई बड़ा गांव न था।
इधर के सब गांव ऐसे ही हैं, ज़्यादातर तो 30 छप्पर के होंगे। कड़ियों की छतिया, पक्की ईंटों के मकान इस इलाके में भी नहीं है। खुद बाकर की काट में 15 घर थे। क्या झुग्गियाँ थी, सिरकियों के खेमे, जिन्हें झोपड़ियों का नाम दिया जा सकता था। मशीर माल की काट भी ऐसे ही 20-25 झुग्गियों की बस्ती थी। उसने नानक बढ़ई की झुग्गी के सामने अपनी डाची खड़ी की। मंडी जाने से पहले वह डाची का गदरा या पलान बनाने के लिए दे गया था। उसे ख्याल आया कि रजिया ने साड़िनी पर अगर चढ़ने की जिद की तो उसे कैसे टाल सकेगा। इसी से वह पीछे मुड़ आया। उसने नानक को आवाज़ें दी। अंदर से उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, घर में नहीं है, मंडी गए हैं। भाकर का दिल बैठ गया। वह क्या करे। यह न सोच सका कि नानक यदि मंडी गया है तो गादर क्या खाक बनाएगा। फिर उसने सोचा शायद बना के रख गया हो, इससे उसे कुछ सांत्वना मिली। उसने पूछा, मैं साड़िनी का पलान लेने के लिए दे गया था, बनाया या नहीं। जवाब मिला, हमें नहीं मालूम। बाकर का आधा उल्लास तो खत्म हो गया। वह बिना गदरे के डाची को क्या ले जाए। नानक होता तो उसका गदरा चाहे न बना होता, दूसरा ही कोई मांग लेता। यह विचार आते ही उसने सोचा, चलो मशीर माल से मांग ले, उनके यहाँ तो इतने ऊँट हैं, कोई पुराना पलान होगा तो दे देंगे, अभी उसी से काम चला लेंगे, फिर नानक से नया बनवा लेंगे। अपनी मुलाजमत के दिनों में मशीर माल साहब ने पर्याप्त धनोपार्जन किया था। उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कौड़ियों के मोल में कई मुरब्बे ज़मीन ले ली। अब नौकरी से अवकाश ग्रहण कर यहीं रह रहे हैं, राहक या मुजारा रखे हुए हैं। आय खूब थी और मज़े से जीवन व्यतीत हो रहा है। अपनी चौपाल में एक तख्तपोश पर बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। सिर पर श्वेत साफा, गले में श्वेत कमीज, उस पर श्वेत जैकेट और कमर में दूध जैसे रंग का तहमत। गर्द से अटे हुए बाकर को साड़िनी की रस्सी पकड़े आते देख उन्होंने पूछा, कहो बाकर, किधर से आ रहे हो। बाकर ने सिर झुकाकर सलाम करते हुए कहा, मंडी से आ रहा हूँ मालिक। यह डाची किसकी है। मेरी ही है मालिक, अभी मंडी से ला रहा हूँ। कितने की लाए हो। बाकर ने चाहा कह दे 8 बीसी की लाया हूँ। उसके ख्याल में ऐसी सुंदर डाची 200 में भी सस्ती है, पर न मन न माना। बोला, हुजूर मांगता तो था 160, पर मैं 7.5 बीसी में ही लाया हूँ। मशीर माल ने एक नज़र डाची पर डाली। वे स्वयं अरसे से एक सुंदर डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे। उसके डाची तो थी, पर पिछले वर्ष उसने ऊँटों की एक बीमारी हो गई। यद्यपि नील इत्यादि देने से उसका रोग तो दूर हो गया, पर उसकी चाल में वह मस्ती ना रही और वह लचक भी ना रही। यह डाची उसकी नज़रों में जच गई। क्या सुंदर और सुडौल अंग है, क्या सफ़ेदी मायल भूरा भूरा रंग, क्या लचलचाती लंबी गर्दन। बोले, चलो हमें 8 बीसी में दे दो, हमें एक डाची की ज़रूरत है, 10 तुम्हारी मेहनत के रहे। बाकर ने फीकी हंसी के साथ कहा, हुजूर अभी तो मेरा चाव भी नहीं पूरा हुआ। मशीर माल उठकर डाची की गर्दन पर हाथ फेरने लगे। वाह क्या असील जानवर है। प्रकट बोले, चलो 5 और ले लेना। और उन्होंने आवाज़ दी, नूरे ओ नूरे। भैंसों के नौकरों भैंसों से पट्ठे उतार रहा था। गड़ासा हाथ में ही था कि दौड़ कर भाग गया। मशीर माल ने कहा, ए डाची लेकर बांध दो, 165 में कहो कैसी है। नूरे ने हतबुद्धि से खड़े होकर हाथ से रस्सी ले ली और नख से सिक तक एक नज़र डाची पर डालकर बोला, खूब जानवर है। यह कहकर नौहरे आदि रखने के स्थान की ओर चल पड़ा, यानी भूसा आदि रखने के स्थान की ओर चल पड़ा। तब मशीर माल ने अंटी से 160 के नोट निकालकर बाकर के हाथ में देते हुए मुस्कुरा कर कहा, अभी एक राहक दे गया है, शायद तुम्हारी ही किस्मत के थे। अभी यह रखो, बाकी भी 1-2 महीने तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत से पहले ही आ जाए। और बिना कोई जवाब सुने वे नौहरे की ओर चल पड़े। नूरा फिर चारा कतरने लगा। दूर से ही आवाज़ देकर उन्होंने कहा, भैंसों का चारा रहने दे, पहले डाची के लिए गवारे का नीरा कर डाल, भूखी मालूम होती है। और पास जाकर साड़िनी की गर्दन सहलाने लगे। कृष्ण पक्ष का चांद अभी उदय नहीं हुआ था। विजन में चारों ओर कुहासा छा रहा था। सिर पर 2-1 तारे निकल आए थे और दूर बबूल और ओहां के वृक्ष बड़े काले सियाह धब्बे बना रहे थे। फोक की एक झाड़ी की ओट में अपनी काट के बाहर पाकर बैठा था। उस क्षीण प्रकाश को देख रहा था जो सरकंडों से छीन छीन कर उसके आंगन से आ रहा था।
जानता था रजिया जाग रही होगी, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह इंतजार में था कि दिया बुझ जाए, रजिया सो जाए तो वह चुपचाप अपने घर में दाखिल हो जाए। इस तरह आपने सुनी उपेंद्र नाथ अस्क जी की प्रसिद्ध कहानी डाची। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।